चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हम जब एंशियंट एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारे जानना जरूरी है कि ज्योतिष का काल निर्णय कैसे होगा। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को वन टू वन एक एक चीजों को क्लियर करता चलूं। अ, देखिए अभी का जो एस्ट्रोनॉमी जिसको ज्योतिर्विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या होता है, आयन की जो गति हर 72 ईयर्स में 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री मतलब सूर्य के अकॉर्डिंग अगर देखें तो एक दिन वो पीछे चला जाता है ऋतु से। जैसे मान लीजिए ऋग्वेद कालीन अगर एक महीना, सपोज उदाहरण ही देते हैं, चलिए एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल देते हैं। जैसे अभी हम लोग 14 या 15 को सूर्य की मेष राशि में माने मेष राशि में प्रवेश देखते हैं, 14 या 15 अप्रैल। लेकिन ये कई हजार साल पहले ऐसा नहीं था। हर 72 ईयर्स में एक दिन पीछे जाता है। आज अगर 15 अप्रैल हो रहा है तो 72 ईयर्स के बाद ये 14 अप्रैल हो जाएगा। तो हम कैसे समझेंगे कि हमारी ये काल कब से स्टार्ट हुआ। ये आयन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए हमारे यहाँ मेन जो चीजें बोलते हैं, जो गोचर, गोचर मतलब होता है सायन पद्धति। सायन पद्धति का मतलब क्या होता है कि हम शायद आप लोगों को अगर कभी कोई किसी टर्म में दिक्कत महसूस हो तो काइंडली नोट कर लेना और मेरे से क्लास के अंत में पूछ भी लेना, ठीक है। अ, मैं आप लोगों को पूरा सुनूंगा ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत हो, अ, मैं वो कोई डाउट नहीं रखना चाहता। या आप क्लास के बीच में भी अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से पूछ लेना। सायन और नीरायन, ये दो पद्धतियां चलती हैं। नीरायन जो पद्धति है वो आदिकाल से हमारे यहाँ चला आ रहा है। बट सायन वो पद्धति है जो हर 72 ईयर्स में चेंज होता है। और हमको ये समझना बहुत जरूरी है। तो फिर ये कब से स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ऋग्वेद से, ऋग्वेद की कालीन उस काल से जो है ज्योतिष की शुरुआत हुई। उदाहरण लेते हैं। उदाहरण क्या है कि वैदिक युग में जो यज्ञारंभ होता था वो होता था पुनर्वसु नक्षत्र में, जब मेष क्रांतिपात होता था। अभी तो मेष में पुनर्वसु है ही नहीं। अभी कौन सा है? मेष में पहला जो है वो है अश्विनी, दूसरा भरणी। नक्षत्र की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन हमारे ये एस्ट्रोलॉजी उस समय स्टार्ट हुआ था जब ये क्रांतिपात यानी सायन का जो क्रांतिपात होता था वो पुनर्वसु नक्षत्र में होता था। और ये बदलता 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 आज हम कहाँ चले गए, क्या हमारे आज मेष क्रांतिपात कहाँ होता है? अश्विनी नक्षत्र में। क्लियर?
अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना, क्योंकि टॉप साइंस है, एस्ट्रोलॉजी इज ए टॉप साइंस। उसके बाद क्या हुआ? असल में ये पुनर्वसु को क्यों माना गया था? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ इन बिटवीन टू पीपुल्स, टू ग्रुप ऑफ पीपुल्स, नॉट पीपल्स। एक है देवता और एक है दानव, दीति और अदिति। पुनर्वसु की जो देवता है वो है अदिति। पुनर्वसु जो नक्षत्र है उसकी जो देवता है वो है अदिति। अदिति से जो द्वादश, द्वादश मतलब 12th जो महीना है, वो अदिति से आदित्य की कल्पना किया गया है। आदित्य मतलब होता है सूर्य। यानी उस समय में मेष राशि से लेके मीन राशि तक का जो द्वादश, यानी जो 12 क्या बोलते हैं भाव है, वो भाव पुनर्वसु नक्षत्र की शुरुआत से स्टार्ट किया गया था। नक्षत्र वही 27 उस समय भी थे, और 27 नक्षत्र आप भी हैं, आज भी है। कौन चले गए भाई? अच्छा, 27 नक्षत्र आज भी हैं। तो ये जो 12 राशि माने 12 भाव के अनुसार, ये 12 राशि के अनुसार जो महीना होता था, वो भी दो दो महीना का एक एक ऋतु होता था। यानी 12 राशि और 12 भाव को अगर हम दो से डिवाइडेड कर दें तो 6 ऋतु आता है। 6 ऋतु उस समय भी था, 6 ऋतु आज भी है। लेकिन अभी समय और ये क्या बोलते हैं, सूर्य की परिक्रमण के द्वारा पृथ्वी की जो घूर्णन है, उसमें उसकी जो क्या कहते हैं, पटल से अधिक घूर्णन या कम घूर्णन की वजह से ये हर एक 72 ईयर्स में जो एक एक दिन पीछे होता चला जा रहा है। इसके वजह से आज के दिन में, ये कई युग के बाद आज के दिन में हम अभी हमारे जो ऋतु परिवर्तन देखते हैं वो अलग अलग टाइप से देखते हैं। ये है डिफरेंसेस बिटवीन पूर्वकालीन यानी वैदिक कालीन और आज की अवस्था में। ये निर्णय कैसे करेंगे? अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ठीक है, आपने तो कह दिया कि उस समय ऐसा था, आज ऐसा है, तो ये समझेंगे कैसे हम? समझते हैं, समझने की क्रिया को समझाते हैं। देखिए, ऋग्वेद की जो रचना हुई थी वो भारत की प्राचीनत्व वहीं पे निर्णय किए जाते हैं। कैसे? 72 ईयर्स अगर 1 डिग्री मान ले, एक या 1 डिग्री अगर पीछे चला जाता है तो नक्षत्र मान क्या होगा? 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है। 13 डिग्री 20 मिनट राशि चक्र के अवस्थान के अनुसार 72, और एक नक्षत्र मान, यानी हर 72 आवर्स में मैंने बोला 1 डिग्री एक दिन पीछे जाता है, तो 72 ईयर्स और एक नक्षत्र का जो गति है या जो अवस्थान है वो 13 डिग्री 20 मिनट का है। यानी सॉरी
$72 into 13 डिग्री 20 मिनट, 72 years इंटू 13 डिग्री 20 मिनट, मतलब कितना होता है? आप अगर इसको मल्टीप्लाई करें, 960 ईयर आता है। 960, 960 ईयर्स। यह यानी आप कह सकते हैं कि हर 960 ईयर्स में नक्षत्र का जो अयन होता है वो चलित होता है। यानी हर 960 डिग्री 60 साल के बाद ये नक्षत्रों में परिवर्तन क्रिएट होगा। अब आप समझ गए मैंने क्यों बोला था, क्यों उस समय पुनर्वसु से शुरू हुआ। अब बेस का अंतर्पात कहाँ होता है? अश्विनी में। ये हर एक 900 हर 960 ईयर्स में इस तरह का नक्षत्रों में परिवर्तन क्रिएट होंगे। नक्षत्र में परिवर्तन होगा ही होगा। अ, लेते हैं एक एग्जांपल। शायद अ, आप लोगों को पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। 1962 समझ लीजिए, क्या बोलते हैं उसको, एडी। 1962 एडी यानी जैसे अभी 2024 है ना, एडी है, आफ्टर क्राइस्ट। तो 1962 में अगर पुनर्वसु नक्षत्र से 9 नक्षत्र आप पीछे चले जाइए, तो वहां कौन सा नक्षत्र आएगा? अ, अनुज है क्या आप क्लास में? नहीं? जी जी। आप हाँ जी। बता सकेंगे कि अगर हम अ, पुनर्वसु से 9 नक्षत्र पीछे जाएंगे तो कौन सा नक्षत्र मिलेगा हमें? एक सर मतलब कि जैसे अश्विनी भरनी भरनी कृतिका रोहिणी मृगशिरा की उत्तर तरह भाद्रपद ऐसे। मिलेगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, उत्तर जी ठीक भाद्रपद है जी। मिलेगा। ठीक है, तो उत्तर ठीक है जी। भाद्रपद में ये अयन बिंदु जो मैंने बोला था कि वहां पे ऋग्वेद कालीन जहाँ पे क्रांति होता था आपका पुनर्वसु में, ठीक है, वहां आप उसके बाद कौन सा आएगा? दैट इज उत्तर भाद्रपद, है ना। यही ठीक है। जानते हैं, यही है बेसिकली हम लोग जो एफिमेरिस का सिस्टम, चाहे लाहिड़ी वाले बोले, एफिमेरिस जानते हैं ना। जब हम कुंडली बनाते हैं तो एफिमेरिस के बारे में बहुत चर्चाएं होती जी है। जी जी। नहीं ठीक है, सर हमने बनाई भी, खूब बनाई भी सर हमने। जी जी। जो तो एफिमेरिस का जो अवधारणा ही है उसकी जो प्रचलन है वहीं से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो अनुज भाई क्लास ठीक लग रहा है ना? टाप तो नहीं हो रहा है ना बहुत? नहीं नहीं, बढ़िया जी बढ़िया। नहीं, बहुत ज्यादा टाफ होगा बोलना तो बहुत आसान भाषा में कोशिश करेंगे समझाने की। क्योंकि देखिए, हम जब वैदिक पढ़ेंगे तो भाई हम कोशिश कर रहे हैं सम्यक ज्ञान लेने का, द इन इन होल टोटल। ठीक है, तो कुछ भी होगा तो आप मुझे बता देना। ठीक है, आप लोग कोई भी, सर आप भी बता दीजिएगा डॉक्टर साहब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 9 नक्षत्र और 960, हर एक अयन है, 960 वर्ष में आता है ये। यानी कितना हो गया? 8640 वर्ष। क्लियर? मैं हाल फिलहाल का एक एग्जांपल ले लिया। मैं अपना डायरी खोल के बैठा हूं अभी और डायरी में मैं कैलकुलेशन भी कर रहा हूं और आपको पढ़ा भी रहा हूं। तो 8640 वर्ष, यानी
ये 8640 वर्ष आने के बाद 1962 ईयर्स आपको मिला है। क्लियर? आया समझ में या ठीक है नहीं सर। आया? जी सर, आ गया। ठीक। तो इसी तरह से अ, जो सर यानी कि हमारे 8,000, सर यानी कि 8,100, आठ आठ हजार हजार छह छह सौ सौ चालीस चालीस वर्ष पहले। छह सौ हाँ, चालीस तो सर उस टाइम पे पुनर्वसु नक्षत्र में वो होती थी सर हमारी। हाँ, यस, यस। ठीक है। उस समय में ये पुनर्वसु नक्षत्र में अदिति काल मिलता था। ठीक है। ठीक है सर। बस इसी हिसाब से फिर हम कैलकुलेट करते चले जाएंगे। यानी इसके बाद अगर कोई एस्ट्रोलॉजर, आप मान लीजिए, वो तो पहले हम लोगों का होता था ना शास्त्रार्थ, आजकल तो होता नहीं है। आजकल तो हर एक व्यक्ति अपने आप में बहुत प्रख्यात एस्ट्रोलॉजर है ना। लेकिन पहले हमारे यहाँ क्या होता था, शास्त्रार्थ होता था। उनको कैलकुलेशन करके ये समझाना पड़ता था कि एस्ट्रोलॉजी कब से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, और कैसे कैसे इसकी जो है ना गति आगे चला गया। इसी को बोलते थे शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ आप लोगों ने बहुत सारी जो हमारे जैसे आदि शंकराचार्य की कहानी अगर आप सुने होंगे, तो वहां पे शास्त्रार्थ किया गया था, है ना। क्योंकि उस समय क्या होता था, दर्शन का, फिलोसॉफी का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं न्याय। न्याय यानी लॉजिक। लॉजिक। तो लॉजिकली आपको प्रूव करना होता था कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। ठीक है। तो ये लॉजिकली आपको बोलना पड़ता था। ये दर्शन में वो हिस्सा आता था जिसको बोलते थे न्यायिक हिस्सा या न्याय। इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी में भी ये शास्त्रार्थ होते थे, बट आजकल तो होते नहीं है, क्योंकि आजकल लोगों को एस्ट्रोलॉजी पे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और लोग समझते हैं कि हम 12 या 15 क्लासेस कर लेंगे, हम एस्ट्रोलॉजी सीख लेंगे, उसके लिए फिर वो पैसा देने के लिए तैयार होते हैं, है ना। जबकि बहुत सच बोलूं, तो ये है ना, ये गुरुमुखी विद्या है। ये पैसे से नहीं मिलता। मिलता वहीं से है जो गुरु आपको दान करना चाहते हैं। ये पैसे से खरीदने से ये विद्या नहीं मिलता, कहीं पे भी नहीं मिलता। मैं आपको बड़ी, माने क्या कहते हैं, एकदम प्रोमिनेंट होके ये बातें बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने जिन गुरुओं से सीखा है, हाँ, कुछ गुरुओं ने मेरे से पैसा जरूर लिए हैं, बट कुछ गुरु ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने मुझे सिखाए हैं, बट उन्होंने पैसा नहीं लिया। और मैं भी वही अपनी गुरु की परंपरा को ही आगे ले जाना चाहता हूँ। इसलिए मैं कभी भी पैसा लेके पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो जानता हूँ वो लोगों में बांटता चलूं, ताकि मेरा भी रिवाइज हो जाए और आप लोगों का भी सीखना हो जाए। यानी 8640 साल। अब एक कैलकुलेशन, मैंने एग्जांपल लिया था 1962 का। तो मान लीजिए अब 8640 में पीछे गया था। अब वहां पे 1962 को अगर माइनस कर देंगे तो कितना बचा? 6678, 78। यानी 6678 मैंने बीसी में, बीसी मतलब जैसा क्राइस्ट की जन्म से पहले, उस समय में ऋग्वेद की रचना हुई थी। अब आपको क्लियर कट कैलकुलेशन मिल रहा है ना। एस्ट्रोलॉजी से पूरी तरह से, बहुत आसानी से हम हर एक चीज समझ सकते हैं। अब आपको शायद भरोसा हो रहा है। ये देखिए, ये बहुत ऑथेंटिक है। कितना?
ना अगर आज आपको हम प्रश्न करें, देखिए एक क्वेश्चन पेपर में आता है, ये क्वेश्चन होता है, अगर आप वाकई में किसी एस्ट्रोलॉजी माने जैसे जितने यूनिवर्सिटीज पढ़ाते हैं, और वहां पे आप अगर ये पढ़ेंगे, आपके बीए इन एस्ट्रोलॉजी करेंगे या एमए इन एस्ट्रोलॉजी करेंगे, उसमें ये क्वेश्चन जरूर होता है कि ऋग्वेद कब स्टार्ट हुई थी, कब लिखा गया था। आपको ये कैलकुलेशन वहां पे देना पड़ता है, ये देना पड़ता है, ये मैंने दिया है। ठीक है, तो वो बेसिक वही है कि आप यूं समझ लीजिए एकदम बड़ी आवाज से, बड़े बड़ा माने हिम्मत से आप कह सकते हैं 6,638 साल, 78 पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। ये हम इसी तरीके से प्रूव करेंगे, और ऐसे ही पूरी हिस्ट्री को समझेंगे, हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी को। तो आप मान लीजिए, लेकिन अब जो हमारे हिस्ट्रियन है, ऐतिहासिक जितने लोग हैं, जो इतिहास वेत्ता हैं, उनकी बातों भी तो छोड़ नहीं सकते ना, क्योंकि वहां पे भी तो लॉजिकली प्रूव करना पड़ेगा। न्याय शास्त्र तो उसी को बोलते हैं, लॉजिकली प्रूव करना। तो ना इतिहासकार क्या बोलते हैं कि अ, इतिहासकार जैसे आपका एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये जो एक किताब है, वहां पे उन्होंने वैदिक सभ्यता की जो उन्मेष काल या स्टार्टिंग या उसके विकास की जो समय के बारे में बताया। ये एच ए शायद डाइस, ठीक है, एक हिस्टोरियन है, एक इतिहासकार है। तो वो बताए, क्या बताए थे वो मैं आपको बताता हूँ। डिस्कवरीज मेड विदिन द लास्ट 30 years इन सिंध एंड इन द पंजाब have established that is goes back at least 3000 and possibly 5000 years before the birth of Christ। ये इतिहासकारों ने बताया। अब हमारे एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांत के अनुसार हमने पाया 6,678 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई। बट इतिहासकार ने बोला 3,000 साल से 5,000 साल पहले की। मैं उनकी बात भी तो झूठला नहीं सकते हैं ना भाई, नहीं झूठला सकते हैं। तो अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूं। अधिवर्ष होता है, अधिवर्ष जानते हैं ना, जहाँ पे 2 महीना लग जाता है। अधिवर्ष तो जानते ही होंगे ना। जैसे ये अभी इसी साल 2 महीना एक साथ लगा था श्रावण का, पिछले साल में, संवत्सर में। तो इस हिसाब से अगर देखें, तो अधिक वर्षादि अगर उसको संस्कार करे, अधिवर्ष को संस्कार करे, तो संस्कार करने से मिलता है 6,500 BC। ये है ऋग्वेद के रचना काल। अधिक मास, अ, आप इसको अच्छा से जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज गूगल कर सकते हैं। गूगल से भी आपको अधिक मास समझ में आ जाएगा। अधिक मास इसी साल हुआ है, इसलिए मैंने आपको इस चीज को शायद आसानी से समझा पाया हूं। तो अगर ये सारी चीजों को संस्कार कर ले, तो इस हिसाब से ऋग्वेद की जो रचना काल हुई वो है 6,500 साल पहले। यानी ये हिस्ट्री, जो इतिहासकारों ने जो बताया है, वो भी सही नहीं है। यानी हमारी ज्योतिष चर्चा, अब क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी, यानी हमारी ज्योतिष चर्चा कब से शुरू हुई भाई? 6,500 साल ख्रिस्ट पूर्वाब्द से। यानी
बीसी से, बिफोर क्राइस्ट। क्योंकि अभी हम लोग एडी देख रहे हैं, उससे पहले बीसी था, है ना। तो जीसस क्राइस्ट की जन्म से 6500 साल पहले की कहानी हम लोग, यानी हमारी एस्ट्रोलॉजी कहाँ से, आज 2000 और 6500 उधर, यानी कितना हो गया, 8500 साल पुरानी साइंस है। तो आप सोच सकते हो 8500 साल पुरानी साइंस के अंदर कितनी चीजें होंगी, हम कितना जानते हैं उसके अंदर। ये एक ऐसा समंदर है जहां एक अंजलि पानी भी हम नहीं ले सकते हैं। अंजलि जानते हो ना, दोनों हाथ को क्या कहते हैं, डुबो के जो हम पानी उठाते हैं, जिसको अंजलि बोलते हैं। हमको कितना मालूम है, शायद मैं आपको समझा पा रहा हूं इसकी परिव्याप्तता के बारे में, इसकी डाइवर्सिटी के बारे में, इसकी स्ट्रेंथ के बारे में। क्या 8500 साल पुरानी साइंस है, और 8500 साल पुरानी साइंस को आज हम जब नई सिरे से सोचना शुरू कर दें, अगर नई सिरे से, बहुत सारी चीज खो गई है। क्योंकि उसके बाद वर्तमान दिन में क्या हुआ, हजारों बार बाहरों से लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किए, और आक्रमण करने के बाद हमारी किताबों को जला दिया। और जो ताड़पत्र या ताम्रपत्र की बात मैंने की थी इंट्रोडक्शन क्लास में, वो सारी चीजें तो अब तो खो गई है ना, बहुत सारा चीज। तो अब ये हमारे कंधों पे है, हम और आपके जैसे कोई कंधों पे है कि हमारी वो पूरा साइंस को हम डिस्कवर करें नई सिरे से। और ये हमें डिस्कवर करना पड़ेगा। और ये आज आप शपथ लीजिए, ये पूरे क्लासेस, मैं 3 साल के क्लासेस को कोशिश कर रहा हूँ 1 साल में खत्म करने का। बट आप मुझे एक एक दिलासा जरूर दे देना, एक शपथ आज मेरे साथ जरूर ले लेना। आपसे जितना हो सकता है आप रिसर्च करोगे, करोगे। ये 8500 साल की जो पुरानी, आज बोलते हैं लोग, इसको बोलते हैं अंध संस्कार, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। हम आज भी ऑस्पिशियस टाइम जानते हैं, खोजते हैं, अभिजीत मुहूर्त, या जितने भी नक्षत्र है, तारा, हम नवतारा चक्र को आज भी जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, हमारे डेली लाइफ को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ उसमें बहुत सारी अपभ्रंश आ गई है, त्रुटियां आ गई हैं, लेकिन ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिष गलत नहीं है। आज आप सोचो, न्यूटन, मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। छोड़िए, डाल्टन, बोलते हैं कि डाल्टन ने अणु परमाणु का नाम आविष्कार किया था। डॉक्टर साहब, अगर मैं गलत ना हूं तो मुझे क्लियर कर देना, बता देना। हाँ जी डाल्टन ने सर। बोला था ना परमाणु, आज हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि डाल्टन ने बताया परमाणु, हाँ जी सर। एटम। एटॉम। लेकिन सर मैं आपको आज एक बहुत मैं आपको ऑथेंटिक, मैं किताबों से वो प्रूव कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सी किताबें हैं, मैं प्रूव कर सकता हूँ। महर्षि कणाद, सबसे पहले उन्होंने बताया था, जब हम हिग्स बोसोन की बातें करते थे, यानी कपिल सांख्य प्रकृति और माया की बात करते थे, उस समय ये डाल्टन से कई हजार साल पहले की बात बता रहा हूं। महर्षि कणाद ने सबसे पहले बोला था कि अणु नहीं, परमाणु से दुनिया बनी है। सर परमाणु मतलब, अणु मतलब क्या है, वही है ना, एटम है ना। हाँ जी। और परमाणु मतलब द डिवाइडेड पार्टिकल्स ऑफ एटम। एटम। तो परमाणु की बात सबसे पहले किसने कहा था सर, उस वक्त डाल्टन पैदा भी नहीं हुआ था।
आप सोचिए सर, हमारे भारतीय संस्कृति, हमारे साहित्य की क्या दुर्दशा हुई होगी। आप सोच सकते हो इस चीज को। आज हम बिल्कुल सर। माने आज हम क्या क्या पढ़ रहे हैं सर। इसी में चलिए एक एक और एग्जांपल देता हूं सर। क्या बोलते हैं, माइकल फैराडे सबसे पहले क्या बनाया था, इलेक्ट्रिक ना हम्म, सर। अगस्त मुनि बहुत साल, माने ये फैराडे आने से कम 2000 साल पहले अगस्त मुनि सिख ग्रीवा की बात किए हैं, बिल्कुल सर। जो कि मतलब आप जानते हैं सल्फर सल्फेट है, ठीक है। वो हाँ जी। सिख ग्रीवा। तो सर हमारी भारत की संस्कृति कहाँ थी, आप समझ सकते हैं ना। एस्ट्रोलॉजी वो पार्ट है, वो पार्ट ऑफ साइंस है। मैं आज आपको कोशिश किया कि अकॉर्डिंग टू वर्तमान और अकॉर्डिंग टू एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी हम ये प्रूव करने की कोशिश किए कि ऋग्वेद कब पैदा हुआ। और अब जितने लोग बोलते हैं ना रामायण महाभारत ये सब जो है कल्पना है, इलियड ओडिसी जैसा, सर ना तो इलियड ओडिसी कल्पना थी, और हमारी तो रामायण महाभारत तो बिल्कुल नहीं है। उसके मैं लाखों उदाहरण दे सकता हूँ। और मैं क्या, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है ना ये प्रमाणित कर चुका है कि रामायण जिंदा था, राम जिंदा थे, इस धरती का हिस्सा थे। तो सर एस्ट्रोलॉजी को सीखना पड़ेगा। आप लोग अगर साथ दीजिएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरा के पूरा एस्ट्रोलॉजी को मैं आप लोगों के समक्ष में खोल के रख दूं। मैं जितना जानता हूं उतना ही बता पाऊंगा, जितना नहीं जानता हूं उतना तो नहीं बोल सकता हूं सर। मैं भी तो सम्यक नहीं जानता हूं ना। बट हाँ, जितना जानता हूं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हाँ सर, सिंधु सभ्यता का काल कौन सा था, 5000 साल पहले अकॉर्डिंग टू दिस हिस्टोरियन। बट हमारे 6500 बीसी में ये ऋग्वेद की रचना हुई। तो अब आप समझ रहे होंगे कि मेष क्रांतिपात, जो मेष के ऊपर मतलब क्रांतिपात सायन की दशा, यानी सूर्य की अवस्थान 6500 साल पहले जो था, आज वो है ही नहीं। बस इसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे और धीरे धीरे पूरी चीजों को करेंगे। हमारे दर्शन, हमारे साहित्य, हमारे काव्य और चिकित्सा विज्ञान की जितने भी चीजें हैं जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होंगे, वो सारे सूत्र को, वो सारे सूक्तों को मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। बहुत सी चीजें हैं सर, और बस धीरज से सुनना। अ, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। वेदांग ज्योतिष, अ, ये हमारी पूर्वजों का जो साहित्य है ना, पुराण से पहले, वेद के बाद, उसके अंतिम उपनिषद की पहले वाला हिस्सा, ये सारी चीजों को संगीता काल, ये इनको इकट्ठे में वेदांग बोले जाते हैं। और वेदांग से एस्ट्रोलॉजी की पनपना अधिक हुआ। वेद काल में सिर्फ मुहूर्त निकालने के लिए या अपने यज्ञ और अपने इष्ट देवताओं की साक्षात प्राप्त करने के लिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एस्ट्रोलॉजी का निर्माण हुआ था। बट वेदांग के बाद ये फलित ज्योतिष का जो पूर्णांग हिस्सा है वो स्टार्ट हुआ था। और कल फिर हम लोग इस क्लास में वेदांग के बाद से एस्ट्रोलॉजी कैसे कैसे धीरे धीरे डेवलप हुआ और कैसे कैसे आगे बढ़ा, वो हम कल 2 क्लासेस होंगे, कल पढ़ेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा संक्षेप में जितना ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो मैं आप लोगों को दे दूं, ठीक है। और उसके गाणितिक नियम और उसकी कहाँ से शुरुआत हुई वो भी बताऊंगा।
वेदांग ज्योतिष का रचना काल वो भी बताऊंगा। और वहां से ये पूर्व भाग कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे 10-12 क्लासेस में हम वर्तमान ज्योतिष तक आ जाए। ठीक है, समय चूंकि थोड़ा कम है, कोशिश यही रहेगी अ, थोड़ा शॉर्ट करके इन डिटेल्स, बट इन डिटेल्स बताऊंगा। बाकी आप लोगों को आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप लोगों को कोई बहुत सारी चीज डिटेल्स में समझना हो या जानना हो तो मुझे बताना। मैं 25 क्लासेस की जगह 50 क्लास कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, और आप लोग मुझे बताना बस। ठीक है सर, चलिए